बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 दिसंबर पाकिस्तान में पीर की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो मिलिट्री राज डे 16। सबसे पहले याद दहानी, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और इसे दूर तक पहुंचा सकें। अब चलते हैं आज की अहम तरीन ख़बरों की तरफ। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ये जो हम टाइम ट्रैकर और काउंटडाउन करते हैं, इसको अब अल जज़ीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया है। अल जज़ीरा ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री रन की है जिसमें उन्होंने एक तरफ पाकिस्तान के पावरफुल जर्नल्स को रखा है और दूसरी तरफ इमरान खान की मकबूलियत और अवाम के साथ उनकी मोहब्बत और अवाम के अंदर उनका जीता जागता बयानिया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से अवाम, पूरी की पूरी अवाम, चंद लोगों की जाहिर है उन्होंने तस्वीर दिखाई जिसमें हमारी तस्वीर भी थी, हमारे वीलॉग का जिक्र भी था, लेकिन असल बात उन्होंने ये की कि अवाम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की जंग लड़ रही है। हमारा जो जिक्र उसमें हुआ वो स्पेशली काउंटडाउन को लेकर हुआ, जो हम आसिम मुनीर की ये जो डिफेक्टो माशाल्लाह और इससे पहले जो उनके नोटिफिकेशन के ऊपर आपके सामने बार बार उनका काउंटडाउन रखते रहे। चलें, कम अज़ कम अब इंटरनेशनल मीडिया भी इन तमाम चीज़ों को फोकस भी कर रहा है और अंडरस्टैंड भी कर रहा है। तो आइए मिलके ऐसी आवाज़ें हम उठाते रहें। और कई दफ़ा हमें लगता है कि ऐसी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप भी सोचते हैं, दूसरे दोस्त भी सोचते हैं, लेकिन यकीन कीजिए अगर आप कंसिस्टेंसी बरकरार रखें और एक ही अमल को बार बार करते रहें और उसमें खुलूस नीयत भी शामिल हो, तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ पहुँचती है, सुनी जाती है, रजिस्टर होती है। Shahbaz Gill used to be a special assistant to Khan when he was Prime Minister. He now runs a YouTube channel from the US. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डिफेक्टो माशाल्लाह या मिलिट्री राज का 5वां दिन, जी हाँ 5th डे। अब आते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आज की जो पहली खबर है वो रूटीन से हटके है, ये एक फीचर के तौर पर आपके सामने रखते हैं और वो खबर है किस तरीके से मरियम नवाज़ पंजाब के अंदर रेडी बानों के ऊपर जुल्म कर रही हैं, उनकी रेडियां तोड़ रही हैं। असल में ये रेडियां नहीं हैं, ये उनकी ज़िंदगियां हैं, ये उनके ख्वाब हैं, ये उनका पूरा इकोसिस्टम है जिसको एक अमीरजादी तोड़ रही है बग़ैर सोचे समझे कि इसका उनकी पूरी की पूरी माशरत पर, जी हाँ पूरे के पूरे लाइवलीहुड के ऊपर क्या असर पड़ता है। आजकल रोज़ ही तकरीबन ऐसी वीडियोज़ हमें देखने को मिलती हैं जो दिल चीर देती हैं। पाकिस्तान के अंदर वैसे ही गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है वो एलीट कैप्चर्ड है। लेकिन हाल ही में मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से एक पैरा फोर्स बनाई और दूसरे काम किए, जिसमें एक तरफ तो टावरिंग किस्म की इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर, दूसरी तरफ पाकिस्तान में इतनी बेरोज़गारी पहले कभी नहीं देखी गई। 21 साल का रिकॉर्ड टूटा है, पिछले 21 साल का, और वो भी रिकॉर्ड बराबर हुआ। 21 साल पहले पाकिस्तान में हाईएस्ट बेरोज़गारी थी, अभी भी उसी लेवल के ऊपर हैं हाईएस्ट बेरोज़गारी पर। मतलब ये पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट बेरोज़गारी है जिस पर इस वक्त हम खड़े हैं। एक तरफ पाकिस्तानी जो हैं वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर बेरोज़गार हैं, दूसरी तरफ वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट्स के ऊपर से ऑफलोड करते हैं, जो छुप के और बग़ैर किसी वीज़े के सरहदें पार करके और समुंदर की लहरों की नज़र अपने आप को करते हैं। आपको वो डूब कर मरते हुए आए दिनों समुंदर की बेरहम लहरों में ख़बरों के अंदर मिलते हैं। पाकिस्तानियों को समझ नहीं, जाएं तो जाएं कहाँ। हाल ही में एहसन इकबाल ने अपने मुंह से बताया कि 25 लाख, जी हाँ 25 लाख लोगों ने पिछले 2-3 सालों में, 2 सालों में गालिबन ज़राअत का शोबा, मीन जो फार्मिंग है, जो वो ज़ाहिर खेती बाड़ी करते थे, उस शोबे को उन्होंने छोड़ दिया। वजह आपको पता है कि मरियम नवाज़ ने आते ही किसानों को माफिया कहा और कहा कि उनसे गंदम नहीं खरीदूंगी। फिर दूसरा काम गन्ने में ये कर रहे हैं। पिछले साल और पिछले सालों में जब चीनी 130 रुपये थी, मैं इनकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, इमरान खान के ज़माने में तो कहीं कम थी, जब चीनी 130 रुपये थी तो उस वक्त गन्ना 425 रुपये मन खरीदा जा रहा था। आज जब चीनी तकरीबन 230-240 रुपए के ऊपर है तो उस वक्त गन्ना सिर्फ 400 रुपये मन खरीदा जा रहा है। एक तरफ कपास तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है पाकिस्तान के अंदर। अब जो कपास की प्रोडक्शन है वो इतनी नीचे है कि पाकिस्तान ख़तरनाक हदूद को भी क्रॉस कर गया है।
तो ये 3-4 फसलें मैंने आपके सामने रख दी। गन्ने पे क्या कर रहे हैं, जो गंदम है उस पर किसान के साथ क्या किया, कपास के साथ क्या हुआ है, बाकी आप अहवाल खुद ही समझ लें। और आपको वो जो एहसन इकबाल का अपना नंबर है कि 25 लाख लोगों ने खेतीबाड़ी छोड़ दी है, उसकी आपको समझ आती है। अब खेतीबाड़ी छोड़ेंगे, मुल्क के अंदर कुछ सनत तो लग नहीं रही। 1200 अरब रुपए से सड़कें बनाई जा रही हैं। कल ही मेरे साथ कोई डिस्कस कर रहा था, अमेरिका में हम सफ़र कर रहे थे तो सड़क टूटी हुई थी। वो जो शख्सियत थे उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में भी कोई किसी को समझा दे तो सड़क तो कहीं पे भी टूटी हो सकती है, लेकिन असल काम इंडस्ट्री लगाना है। अगर मरीम नवाज़ को थोड़ी सी भी सेंस हो तो वो इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दें, सड़कें बाद में खुद ही बन जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ अवाम भी अक्सर शोबदेबाजी की तरफ ही तवज्जो रखती है। उनको भी प्लेन सड़क चाहिए जो पाकिस्तान में 5% लोग गाड़ियाँ चला सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। बाकी जो 95% है वो भले भूखे मर जाएं, उन 5% को इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं, वो भी टिप टॉप देखते हैं। उनको कल अगर आप कहें कि शीशे की बनी हुई आपको ट्रेन्स मिलेंगी तो वो कहेंगे वाह 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 क्या बात है। ये नहीं सोचेंगे कि दूसरी तरफ ना लोगों को पीने का साफ़ पानी मिल रहा है, ना डायलिसिस, ना हार्ट के मरीज़ अगर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाते हैं तो आपके लिए हैरानी की बात होगी, पूरी दुनिया में जब आपका दिल बंद होता है, मतलब दिल के वॉल्व बंद होते हैं, तो ये इमरजेंसी सूरत हाल होती है। आपको फौरी तौर पर ट्रीट किया जाता है। आपको अंदाज़ा है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा हार्ट का इंस्टीट्यूट होगा, या कम अज़ कम पंजाब का तो है, सरकारी है। जब आप वहाँ जाते हैं तो साल या 2 साल का वेटिंग टाइम है उसके अंदर। अब उस साल पूरे में आपका दिल चलता रहा तो ठीक, ना चलता रहा तो आप बस उस लिस्ट से फिर खुद ही आपके घर वाले आपको खारिज करवा देंगे और उसी हॉस्पिटल को कहेंगे कि अब आपका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दें। लेकिन हमारी जो बीबी साहबा वहाँ पर हैं, मरीम नवाज़, वो कहती हैं कि सड़कें मुझे चकाचौंध बनानी हैं, क्योंकि सड़कों में से इनको और इनके पूरा जो माफिया है उनको 30 से 40 से 50% तक पैसा खाने का मौका मिलता है। बहरहाल बात तो हमने आज रेडी बानों की करनी थी, ये बात पता नहीं किस तरफ निकल गई। तो ये कुछ ज़रा तस्वीर देखिए, कुछ वीडियोस देखिए। ये कल हमने वीडियो देखी जिसमें रेडी बानों की रेडियां तोड़ी जा रही हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, ये पूरे किसी के कुनबे का इकोसिस्टम है, मतलब पूरे किसी के कुनबे की माशरत है। इसी से वो कमाते हैं, इसी से खाते हैं, इसी से बच्चों के तन ढकते हैं, इसी से छोटी मोटी दवा दारू करते हैं, सब कुछ इसी से चलता है। लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। अगर आप गौर करें तो इसके साथ तशद्दुद भी किया जाता है, गाली गलोच भी की जाती है, गिरेबान भी पकड़े जाते हैं, थप्पड़ भी मारे जाते हैं, और फैफे क्लास पाकिस्तान की मुकम्मल खामोश है। हमारी फैफे क्लास सिर्फ बोलती है जब किसी जानवर पर तशद्दुद हो। आपको पता है मैं खुद जानवरों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और अक्सर आपसे अपील करता रहता हूँ कि उनके हकूक़ के लिए बात करें, उनको प्रोटेक्ट किया करें, उनके ऊपर कोई जुल्म ना किया करें। लेकिन ये हमारी फैफे क्लास की एक अजीब हिपोक्रेसी है कि जानवरों के हकूक़ के लिए तो बोलेंगे, अगर कहीं किसी कुत्ते बिल्ली के साथ कुछ हो जाए तो इनके आंसू निकलेंगे, इंसानों के साथ क्या होता है उस पर खामोश रहते हैं। अभी देखिए ये रेडी बानों के साथ पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। आपको कोई फैफे क्लास में से अभी तक आवाज़ सामने नहीं आई होगी, किसी का आंसू नहीं गिरा होगा, किसी ने रोते हुए ये बात नहीं की होगी कि इस रेडी बान की रेडी क्यों तोड़ी गई, ये अपने घर अब जो दिहाड़ी कमा कर लेके जाता था वो कैसे लेके जाएगा। कुछ सूरत हाल आपके सामने रख देते हैं ताकि आप समझ सकें, कुछ कहानियाँ, कुछ वीडियोस। सबसे पहले तो ये ज़रा एक वीडियो देखिए जिसमें हमने आपको पहले भी कहा कि रेडी क्रेन से तोड़ी जा रही है। अब तोड़ने वाला भी गरीब है, क्रेन का ड्राइवर, और जो साथ सुपरवाइज़र खड़ा है वो भी गरीब है, और जिसकी रेडी टूट रही है वो भी गरीब है। लेकिन पीछे जो रानी है, उसी तरह की रानी जैसी एक फ्रांस में थी जिसने कहा अगर लोगों के पास डबल रोटी ख़रीदने का, ब्रेड ख़रीदने का इंतज़ाम नहीं, पैसे नहीं, तो वो केक क्यों नहीं खाते। मरीम नवाज़ भी कहती हैं कि ये रेडियाँ रास्ता रोकती हैं, इसलिए इनको तबाह कर दो। फिर तो गरीब इटसेल्फ ही रास्ता रोकते हैं, ट्रैफिक भी उनकी वजह से ज़्यादा बनती है। खुदा न खास्ता कहीं उनको हटाने का भी तो प्रोग्राम आपका अगला नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये ज़रा वीडियो देखिए। ये पंजाब हुकूमत ने जितनी भी इकट्ठी की हुई हैं लोगों की रेडियाँ, इनकी बोली लगाई गई और इसे 3 करोड़ में ये सारा सामान किसी को बेच दिया गया, और ये मलकियत 3 करोड़ अब पंजाब हुकूमत की होगी। लोगों की रेडियाँ ज़बरदस्ती उठाई गई, तोड़ी गई, और फिर उनको नीलाम कर दिया गया कबाड़ के भाव, और 3 करोड़ रुपया लेकर अपनी जेब में पंजाब हुकूमत ने डाल लिया, ये सोचे बगैर कि ये जो हज़ारों लोग जिनकी रेडियाँ तोड़ी हैं वो अब किधर जाएंगे और कहाँ से खाएंगे।
पैरा फोर्स का आदिल नामी शहरी पे तशद्दुद, रेडी दुकान के अंदर करने का कहा। आदिल ने दरख्वास्त की कि मेरी दुकान का शटर छोटा है, मुझे 1 दिन की मोहलत दे दें, मैं इसको बड़ा करके रेडी को अंदर ले जाऊंगा। लेकिन पैरा फोर्स ने वो 1 दिन का मौका नहीं दिया, 5,000 जुर्माना किया और डाले में बिठा लिया। वहाँ पर ले जाकर 10,000 के मतलब 5,000 के 2 नोट जो हैं वो भी ले लिए, मीन 10,000 रुपये आदिल से ले लिए। उसे मारा, पीठ पर नील पड़ गए और 5 अहलकारों ने मिलकर तशद्दुद किया। 10,000 रिश्वत ले ली, 5,000 का जुर्माना किया, 10,000 रिश्वत ले ली। रसीद कोई भी ना दी, जाहिर है रसीद ना 5,000 की दी ना 10,000 रिश्वत की दी। और ये बंदा कहता है कि मैंने वोट भी मरियम नवाज़ को दिया था। हालांकि आप में से कई कहते होंगे, सोचते होंगे कि अच्छा हुआ वोट उसको दिया था तो उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं, कोई जितना भी बुरा हो, अच्छा हो, पॉलिटिकली सेवी हो ना हो, पॉलिटिकली उसका ज़मीर जिंदा हो ना हो, लेकिन हमें और पाकिस्तान के आसमा शराजी साहबा जैसे जो पाकिस्तान के फेक लिबरल्स हैं उनमें और हम में फ़र्क होना चाहिए। आपने किसी के साथ उसका चेहरा देख के खड़ा नहीं होना, उसके इवन सियासी ख्यालात देखकर खड़ा नहीं होना। कोई इंसान है या भले जानवर है, उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं आपने उनके साथ खड़े होना है। आदिल भले मरियम नवाज़ का वोटर है या भले किसी का भी वोटर है, उसके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए जो किया गया है। और हम सबको सलूक के ऊपर फोकस करना है, एक आम इंसान के ऊपर फोकस करना है, इस बात पर फोकस नहीं करना कि उसने वोट किसको दिया। आगे चलते हैं, अगली कहानी भक्कर से है। पैरा फोर्स तजावज़ात ख़त्म करवाते हुए रेडियां तोड़ रही है। ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। गिरेबान पकड़कर खींचे जा रहे हैं। एक रेडीबान जो गली बाज़ार में खड़ा होकर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाता है, उसकी ज़ाहिर मेहनत करता है, हाथ नहीं फैला रहा, अपने बच्चों के लिए शाम को रिस्क लेकर जाता है। वो किसी उसके पास मेफेयर में कोई अपार्टमेंट्स नहीं है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं है। उसके आबाओ अजदाद ने, बाप ने या दूसरों ने मोटरवे में से कमीशन नहीं खाया, दूसरी जगहों से किकबैक्स नहीं खाए। वो तो रेडी के ऊपर मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसका गिरेबान पकड़कर उसको थप्पड़ मारे जाते हैं। उसकी जो सेल्फ स्टीम है, उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसको पाश पाश किया जाता है। ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मरियम नवाज़ के पंजाब के अंदर हो रहा है। शेखुपुरा में पैरा फोर्स के कारनामे, ताजर पर बदतरीन तशद्दुद से मुतासरा शहरी की पुश्त स्याह हो गई, गैर इंसानी सलूक किया गया। ये चंद वो ख़बरें, कहानियाँ हैं जो हमारी टीम ने सिर्फ शायद पिछले 2-4 दिन की चीज़ें सामने रखी हैं तो वो सामने आ रही हैं। हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि इक्का दुक्का जगहों पर हमने ये भी देखा वीडियोस के अंदर कि पैरा फोर्स के कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों के साथ एहतराम से बात कर रहे थे, शफकत से बात कर रहे थे। तो उनको रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है और उनकी सताइश करना भी ज़रूरी है। अब एक तरफ ये मरियम नवाज़ और आसिम मुनीर का पाकिस्तान है, तो दूसरी तरफ आपको याद करवाते हैं इमरान खान का पाकिस्तान। मुझे आज भी याद है, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के अहकाम दिए और अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुँचे तो बहुत ही मुस्तरब थे, परेशान थे, गुस्से में भी थे। फौरी एक मीटिंग कॉल की जिसमें चीफ सेक्रेटरीज़ को भी बुलाया सूबों से और अपनी भी पूरी इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया थी उसको भी। फौरी तौर पर हम सबको, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, बताया कि ये जो तजावज़ात के मैंने अहकामात दिए थे, ये अहकामात तो बड़ी बड़ी मछलियों के ख़िलाफ़ दिए थे। मैं जो वीडियोज़ कल से देख रहा हूँ, आप लोगों ने तो रेडियो वालों को उठा के फड़काना शुरू कर दिया है, तो वो खाएंगे कहाँ से। तो उसके बाद कई लोगों ने कहा कि जी वो रास्ता रोक देते हैं। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने फिर अगले कुछ टास्क असाइन किए, जिसमें आप सबको याद है डॉक्टर सानिया नश्तर साहबा एहसास प्रोग्राम को हेड करती थी, उनको और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कहा कि इसके ऊपर एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट पेपर बनाएं। कई मीटिंग्स उस पर हुई और इस नतीजे पर पहुंचे कि सरकार को खुद आकर खड़े होना चाहिए रेडीबानों के लिए और उनको इस तरीके से डिसोन नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा कि इमरान खान खुद गए थे उन रेडियो का उसके बाद इफ्तिताह करने और एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको अहकामात दिए गए थे और उन्होंने फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से रेडीबानों की जगह बनाई थी हर बाज़ार के अंदर, ताकि रास्ता भी ना रुके और वो अपनी मजदूरी भी कर सकें। रेडीबानों ने अप्लाई किया था उनके शनाख्ती कार्डों पर बग़ैर किसी रिश्वत लिए हुए
उनको रेडियां अलॉट की गई थी और ये भी कहा गया था कि टाइम मुकर्रर कर दें, सुबह के टाइम कुछ और बिक सकता है, शाम के टाइम कुछ और बिक सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेडीबान उन्हीं रेडियों के ऊपर आकर, जो सरकार की लगाई हुई रेडियां हैं, मीन बड़ी खूबसूरत रेडियां बना के उनको दी गई थी, जगह असाइन करके दी गई थी, वहाँ सफाई का इंतज़ाम रखा गया था ताकि वो भी अपनी वहाँ से मजदूरी कर सकें और ज़्यादा लोग वहाँ पर सर्कुलेट हो सकें। उसके साथ साथ इमरान खान ने यह भी गौर किया था कि जो गांव से लोग आकर शहरों में मजदूरी करते हैं वो रात को सोएंगे कहाँ, स्पेशली सर्दियों में, तो पनाहगाह बनाई थी, लंगर खाने बनाए थे और सब कुछ आपको याद है। जब लोगों को लाइव स्टॉक, जिसका बाद पहले ये मजाक उड़ाते थे, बाद में खुद भी वही करते हैं जब कहते थे कट्टे और मुर्गी दे रहे हैं, तो वो सारे इंतजामात, वो सब कुछ गरीब के लिए इमरान खान ने किया था। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के जेल में जाने से ये गरीब जो है ये बिल्कुल यतीम हो गया है, इसके लिए बात करने वाला कोई नहीं रह गया। आखिरी ट्वीट इमरान खान ने 4 फरवरी 2023 को किया, जो रेडी बानों के साथ होने वाले सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उस वक्त वो गवर्नमेंट में नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने रेडी बानों के लिए आवाज़ उठाई थी कि उनके साथ ये जो कुछ किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, उन पर इस तरह का जुल्म नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल लंबी बात थी यहाँ कि किस तरीके से एहसास कफ़ालत प्रोग्राम चलाया गया, एमरजेंसी कैश, कोविड के दिनों में ख़ानदानों को किस तरीके से मदद की गई, उसके बाद माँ और बच्चे की सेहत और ग़िज़ाइयत के लिए काम किया गया, गरीब बच्चों को स्कूल में रखने के लिए वज़ाइफ, लंगर खाने, पनाहगाहें, सस्ते आटे और बुनियादी अशिया पर सब्सिडी। मीन एक पूरा फोकस था एक रियासत का गरीब आदमी के साथ खड़े होने का। मैं ये नहीं कह रहा दूध और शहद की नहरें थी, मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब उस टाइम कोई अमीर हो गया था, लेकिन कम से कम गरीब को ये लगता था कि कोई हमारा सोचता है, कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला है, कोई हमारे बारे में सोचने वाला है। अब तो मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं वाली जो बीबी है और आसिम मुनीर है, वो तो रेडियां तड़वाने पर दिन रात उनका फोकस है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मीनवाइल खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में हुकूमत ने जो अच्छा इकदाम है, रेडी बानों के लिए एक नया कानून पास किया है, जहां पर रेडी बान की मेहनत, पसीना और रिस्क को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और ये 2025 का एहसास रेडी बान रोज़गार तहफ़्फ़ुज़ बिल है, जिससे 1.4 लाख से ज़ायद जो मेहनत कश हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। उनकी रेडियाँ उठा के नहीं तोड़ी जाएंगी, उठा के फेंकी नहीं जाएंगी, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा ताकि ना उनसे रिश्वत मांगी जाए, ना उनके ऊपर जुल्म किया जाए। ये अच्छा इकदाम है और दूसरे सूबों को भी ऐसे ही इकदामात लेने चाहिए। अगली खबर ज़रा ऑस्ट्रेलिया से आपको क्विकली दे दें। वहाँ पर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसमें एक नौजवान जिनका नाम नवीद अकरम सबसे पहले बताया गया, लाहौर के रहने वाले, उनकी गलत तस्वीरें, जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि इंडियन चैनल्स उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, उनकी गलत तस्वीरों को सर्कुलेट किया गया। उन्होंने फिर एक वीडियो बनाई और बताया कि मैं अपने घर पे हूँ और मैं इस दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस नहीं हूँ। बराए मेहरबानी मेरी जो फेसबुक से तस्वीर लेकर मुझे झूठे तरीके से इस वाक़े से एसोसिएट किया जा रहा है, मुझे इससे एसोसिएट ना किया जाए। मैं ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए आप भी जहां आपको मौका मिले इस बात को ज़रूर फैलाएं ताकि नवीद अकरम को गलत तरीके से निशाना ना बनाया जा सके। इसके साथ ही साथ बेशतर जो ऑस्ट्रेलवी अखबारात हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि बाप और बेटा, और पुलिस ने भी यही कहा है कि एक बाप और बेटा दोनों मुलव्वस थे इसमें और कोई तीसरा शख्स नहीं था। बाप की उम्र गालिबन 50 साल और बेटे की उम्र गालिबन कोई 20-24 साल के करीब बताई जाती है। ये दोनों ही मुलव्वस थे इस सारे काम में और कोई नहीं था। और बाप मर चुका है पुलिस और उस सारे इनकाउंटर के अंदर। बेटा जो है वो क्रिटिकली ज़ख्मी है और इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर है, जो दोनों दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। कुछ ऑस्ट्रेलवी अखबारात ये क्लेम कर रही हैं कि बाप का नाम जो है वो साजिद अकरम है, जिनकी उम्र 50 साल, और बेटे का नाम नवीद अकरम। अब अभी तक मैंने आपको कहा कि किसी को नहीं पता कि ये बातें हतमी हैं कि नहीं, क्योंकि पुलिस ने अभी तक हतमी तौर पर उनकी आइडेंटिटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं की, किसी को नहीं पता। हाँ, इंडियन चैनल्स धड़ाधड़ कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हैं। इस पर नज़र रखेंगे और जो भी अपडेट हुई वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई थी, जहाँ पर 2 लोगों का कत्ल हो गया था। अब CNN रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर भी जो शूटर था, किलर था, सस्पेक्ट,
रिपोर्टेडली CNN के मुताबिक उसको पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने पकड़ लिया है। उसका नाम बेंजामिन एरिक्सन है, 24 साला विस्कॉन्सिन का रहने वाला है और ब्राउन यूनिवर्सिटी की जो किलिंग है उसके अंदर वो इन्वॉल्व है। तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट थी जो अमेरिका में हुई थी, इसका भी हमने कहा आपको बता दें, और दूसरी तरफ जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसका भी। अगली खबर कोहाट से है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, भरपूर जलसा था। इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक चलनी है उसके लिए एक आप ये कहिए कि वार्म अप जलसे हो रहे हैं, और जितनी बड़ी तादाद में आवाम आ रही है और जो रिएक्शन है, स्पेशली DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो दीदनी मनाजर हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि आवाम का टेम्परेचर और अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है। तो एक बेहतरीन शो था, अच्छी तकारीर भी की गई और जाहिर है इसी अमर का अयादा किया गया कि किसी भी सूरत प्रेशर के आगे नहीं झुका जाएगा। तो एक अच्छा तगड़ा शो था जो कोहाट के अंदर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इससे आगे अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे की इमरान खान की कैद से मुतल्लिक जो संगीन रिपोर्ट जो हमने 2 दिन पहले आपके सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें किस तरीके से 23 घंटे बंद रखा जाता है और आइसोलेशन में रखा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि 15 दिन से ज़्यादा इंटरनेशनल कवानीन में अगर आप किसी को आइसोलेशन में रखते हैं तो ये इंसानी अलमिया है और ये वॉर क्राइम्स के अंदर आता है। बहरहाल इस अब रिपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया भी बोल रहा है और इसको पूरी दुनिया कवरेज दे रही है। आपको भी मौका मिले तो ज़रूर यूनाइटेड नेशन की ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर आप भी सोशल मीडिया पर ज़रूर आवाज़ उठाएं, ताकि इमरान खान और बुशरा बीबी और दूसरे कैदियों के साथ पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर सलूक रवा रख रहे हैं उसका कम अज़ कम पूरी दुनिया के अंदर पता चले। अगली खबर, टेलीग्राफ ने एक बहुत ही खूबसूरत फीचर रन किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेटिंग कम्युनिटी का ज़मीर झंझोड़ा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन इमरान खान और क्रिकेट का एक लेजेंड और बहुत बड़ा नाम डेथ सेल में है, जिनके बुनियादी इंसानी हकूक़ से भी उन्हें महरूम रखा गया है। तो दूसरी तरफ क्रिकेटिंग कम्युनिटी जो है, बड़े बड़े स्टार्स जो हैं पूरी दुनिया के, और पूरी दुनिया की क्रिकेटिंग कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल खामोश है, साइलेंट है, और वो बिल्कुल इसके ऊपर कोई अल्फाज नहीं बोल रही। ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान के अपने जो मेगा क्रिकेटिंग स्टार्स हैं वो भी इस पर खामोश हैं और बाकी दुनिया तो खामोश है ही। बोलना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक्ट्रेस, मॉडल्स, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, कोई भी बंदा हुज हु है सोसाइटी के अंदर, उसको ISI का कोई ना कोई कर्नल या मेजर टैप करके अपने साथ लगा के रखा होता है। अब तो आपने देख लिया कि जो बेचारे टिकटॉकर्स से उन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। आपको हैरानी होगी, मुझे पता है कि आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो ब्रॉथल हाउसेस और उसके अंदर काम करने वाले जो जिनको सेक्स वर्कर्स कहते हैं, वहाँ तक रसाई होती है क्योंकि उनके थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके साथ साथ जो सिग्नल्स के ऊपर मांगने वाले हैं उन तक भी रसाई के चैनल होते हैं, क्योंकि वहाँ से भी इंफॉर्मेशन भी लेनी है और चीज़ें अपने इन्फ्लुएंस पे भी रखनी है। तो हर जगह के ऊपर कंट्रोल है। ऐसी सूरत हाल में आई अंडरस्टैंड कि क्रिकेटर्स डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन फिर भी देर आर वेज, इनोवेटिव वेज हैं जिनमें आप बात भी कर सकते हैं और आपकी पकड़ भी ना हो, आपको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि इमरान खान जहां एक प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्मर, जहां पर एक फिल्मथ्रापिस्ट हैं, वहीं पर वो एक अजीम क्रिकेटर हैं। तो क्रिकेटिंग कम्युनिटी को इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए और बरतानिया के अखबार टेलीग्राफ ने इसके ऊपर एक बेहतरीन मजमून लिखा है, ज़रूर पढ़िए अगर आपको मौका मिले तो। अगली खबर इंडिया से है, जहां पर असम के शहर तेजपुर, जिसे इंडिया में तेजपुर कहते हैं, वहां से एयरफोर्स के रिटायर्ड जूनियर वारंट ऑफिसर कलिंदर शर्मा, शायद कुलविंदर शर्मा हो इनका नाम, कलिंदर लिखा हुआ है यहाँ, जिनकी उम्र तकरीबन 64 साल है, उन्हें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी से रवाबत और दफाई राज शेयर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी 12 दिसंबर 2025 की रात को हुई। पुलिस ने 2 हफ्तों से उनकी निगरानी शुरू कर रखी थी और मुलजिम ने 2002 में तेजपुर एयरबेस, जहां सिखोई जो जहाज़ हैं जो रशियन मेड हैं, बहुत ही महंगे जहाज़, जिस तरीके से आपको पता है कि जो भी दुनिया के टॉप इस वक्त फाइटर प्लेन्स हैं उन्हीं में सिखोई, मेरा ख्याल 30 कहते हैं उन्हें, वो हैं।
और उनका स्क्वाड्रन वहाँ पर या वो असासे उनके वहाँ पर तेजपुर में मौजूद हैं और ये वहीं पर नौकरी करते थे, ये जो कुलविंदर शर्मा हैं। और इन्होंने 2002 में रिटायरमेंट ली, फिर तेजपुर में यूनिवर्सिटी में टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर काम किया, 3 साल बाद छोड़ दिया। सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी हैंडलर्स को कौमी सलामती से मुतल्लिक हसास दस्तावेज़ात और मालूमात शेयर करते थे। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और कुछ दस्तावेज़ात को अपने काबू में ले लिया और डाटा की फोरेंसिक हो रही है। इल्ज़ामात बहरहाल यही हैं कि इन्होंने इंडिया की सालमियत को ख़तरे में डाला है, मुजरमाना साजिश और शवाहद मिटाने की कोशिश की है। पुलिस ने 5 रोज़ा रिमांड लिया है। इसमें मज़ीद अगर आप देखें तो जो शमाल मशरकी भारत है, ये तेजपुर का जो इलाका है, इसमें इंडिया क्लेम कर रहा है कि इन्होंने जासूसी के बड़े नेटवर्क को पकड़ा है और इसमें 5 लोग हैं जिसमें कुछ कश्मीरी भी हैं जिनको पकड़ा गया है। और ये असम और अरुणाचल प्रदेश और इन इलाकों के अंदर ये सब कुछ हुआ है। वो कहते हैं कि ये तमाम लोग टेलीग्राम जो एक ऐप है उसके ज़रिए सब कुछ ट्रांसफ़र करते थे या जासूसी का काम सर अंजाम देते थे। यहाँ पर इस इलाके में तेजपुर और इस इलाके में उनकी 4 कोर हेडक्वार्टर भी है और एयरफोर्स के कलीदी असासे हैं जो इंतहाई स्ट्रेटजिक मकाम है, जहाँ इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बहुत सारे असासे मौजूद हैं। एक और ख़ातून भी पकड़ी गई हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी शौहर से उनकी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो बहरहाल ये अब इंडिया अपनी होम ग्राउंड, अपनी गैलरी से खेल रहा है। पता नहीं ये बेचारों ने कुछ किया है कि नहीं किया, अब पकड़ लिए हैं, धर लिए हैं। पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से वाबस्ता थे, पाकिस्तान आए थे, उनको भी जासूस बना के इंडिया ने पकड़ लिया था। अभी तक उनके बारे में ना कुछ शवाहिद, ना ही उनके बारे में इंडिया ने अभी तक कोई ट्रायल चलाया है। लग तो ये सारी की सारी एक फेक कैंपेन रही है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो इन हाउस अपने लोगों को राज़ी करने के लिए कि पाकिस्तान यहाँ से जासूसी करवा रहा था और हमने लोगों को पकड़ लिया। अनलेस कि इंडिया वाकई ठोस शवाहिद रखे और ट्रायल चलाए और सबको एक्सपोज करे कि ये कौन जासूसी कर रहा था, किसके लिए कर रहा था और कैसे कर रहा था। अगली खबर, आखिरी खबर आपके सामने रखें और वो है कि सहाफ़ी जाहिद गशकोरी साहब ने खबर दी है। वैसे नई खबर नहीं है, उनकी खबर एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते क्योंकि 2023 से टॉप सिटी का ये सारा केस चल रहा है। उन्होंने एक बार फिर ये खबर दी है और वो ये है कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने साबक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ़ हमीद, जो कि पहले एक गालिबन पटवारी थे, फिर नायब तहसीलदार महकमा माल के बने, उनके खिलाफ दायरा तहकीकात का वसी कर दिया है। इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम है कि टॉप सिटी के मालिक को फैज़ हमीद साहब ने अगवा करवा के तशद्दुद करवा के उनकी ज़मीन अपने भाई, यही जो नजफ़ साहब हैं, इनके नाम पर ट्रांसफ़र करवाई थी। ये इल्ज़ामात थे। अब जो जाहिद गशकोरी हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि मजमूई तौर पर 14 अफराद के ख़िलाफ़ जो फैज़ हमीद साहब के करीबी या उनके ख़ानदान के लोग हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बेनामी जायदादें बनाना, आमदन से ज़ायद असासे, सरकारी महकमों में गैर कानूनी अलाटमेंट्स और बदअनवानी जैसे इल्ज़ामात हैं। ये जो मुल्ज़मान हैं इनमें मलिक रोमान है, मलिक जाहिद अवान है, उमर हबीब, तलहा, ज़ुबैर, मलिक साद असगर और इकबाल पटवारी और बहुत सारे नाम हैं जो इनमें कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब के करीबी रिश्तेदार या करीबी उनके लोग हैं। तो ये 14 लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात और पकड़ाई जो है वो वहाँ पर शुरू कर दी गई है। ये सूरत हाल ज़ाहिर है फैज़ हमीद का जो मामला है उसे ये रुकने नहीं देना चाहते, उसको बढ़ा के रखना चाहते हैं ताकि वो मामला जो है वो मीडिया के अंदर ज़िंदा रहे। ये आप समझ सकते हैं कि तवज्जो जो है वो आसिम मुनीर साहब से, उनके नोटिफिकेशन से, उनकी रिटायरमेंट से जो गैप आ चुका है उनकी सर्विस के अंदर, उसके ऊपर फोकस ना हो, क्योंकि वो 7 से 8 दिन ज़ाहिर है रिटायर रहे और उसके बाद दोबारा उनको लगाया गया है। तो उस पर आप बातें ना करें, आप इर्द गिर्द बातें करें और वो कभी फैज़ हमीद आ जाते हैं तो कभी कोई और टॉपिक आ जाता है। मुझे बहरहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।